गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम प्रयोगशाला विधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको खोज विधि पूर्ण करा दी। उस ह्यूरिस्टिक विधि प्रवर्तक कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या बताया था उसके? आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? ह्यूरिस्टिक से उसकी उत्पत्ति हुई थी और मैं खोज करता हूँ। फिर उसके बाद उसकी परिभाषाओं के बाद में उसके कुछ गुण, सोपान, सिद्धांत अर्थात लिमिट्स, ये सारी चीज़ों का हम आपको पहले अवगत करा चुके हैं। बालक को समस्या क्रिएट अर्थात नवीन तथ्यों को, बालक में नवीन चेतना उत्पन्न करना अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अभिवृत्ति उनके अंदर विकसित करना, बालक के मस्तिष्क का स्पष्ट अर्थात स्थायी ज्ञान विकसित करना। किस विधि के अंतर्गत? खोज विधि के अंतर्गत। उसमें कुछ लिमिट्स भी थी, उसकी कुछ दिशाएं भी थी, जैसे कौन से बच्चों पर उनका प्रयोग किया जा सकता है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या क्या उनमें लिमिट्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। माध्यमिक कक्षाओं के लिए खोज विधि होती है, वो सर्वश्रेष्ठ विधि कही गई है। अगर प्राथमिक कक्षा में उस विधि का प्रयोग करोगे तो वो विधि सफल नहीं हो सकती। आज हम प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करेंगे अर्थात इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रयोगशाला विधि क्या होती है? आप जैसे साइंस के बच्चे हो तो आराम से इसको जानते हैं। प्रयोगशाला अर्थात प्रयोग करना। इस विधि में शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार छात्र प्रयोग करते हैं। कोई भी आप सैंपल लेते हैं, कोई भी उपकरण होता है, शिक्षक के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ये चीज़ लगाइए। आपने लेबोरेटरी देखी है, लैब, तो हमारा ब्लड टेस्ट होता है किसका, क्या हमें हीमोग्लोबिन कितना है तो वो भी टेस्ट होता है, वो भी लेबोरेटरी में होता है। आपको अगर डायबिटीज चेक करानी, वो भी लेबोरेटरी के अंतर्गत होती है। अगर आपको पीलिया हो, कोई भी कितनी भी सारी अपने जो बॉडी के अंतर्गत जो भी टेस्ट होते हैं वो लैब के अंदर होते हैं। वहाँ जाँच होती है हमारी, तो वो उनमें क्या हो जाते हैं? पारंगत हो जाते हैं। बालकों को इस विधि के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में इनको सिखाया जाता है। सबसे पहले आपको किन किन माध्यम से कौन कौन सी चीज़ों को आपको टेस्ट करना अर्थात प्रयोग कराना, प्रयोग सिखाना। लैब का आप प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हो, अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से आप किस प्रकार से निजात पा सकते हो। प्रयोग के द्वारा हम तथ्य सिद्ध कर सकते हैं। लेबोरेटरी के द्वारा जो भी हमारे अंतर्गत जो भी बीमारी है या नहीं है, कहते हैं ना अरे इसमें हीमोग्लोबिन कम है, एच बी कम है, तो क्या कैसे पता चला? वो प्रयोग करके लैब में उसको सिद्ध कर चुके हैं कि आपके अंदर 5 पॉइंट है, 5 ही है केवल। जो 12 या 14 के अंतर्गत सामान्य आदमी के अंतर्गत होना चाहिए, जो आपके पास 5 ही है। इसलिए आपको चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, या जो भी एक्सवाइज बीमारी है वो आपके अंतर्गत होती है। तो उस विधि का शिक्षक के निर्देशन में छात्रों के द्वारा प्रयोग करना प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आती है। इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से इसमें छात्र प्रयोग कर सकते हैं। उपकरण व्यवस्थित करते हैं, वैज्ञानिक घटनाओं का निरीक्षण करते हैं और प्रेक्षण लेते हैं। उपकरण क्या करते हैं इसमें? पहले तो शिक्षक कराते थे सारे उपकरण व्यवस्थित। शिक्षक क्या करते हैं? निरीक्षण कराता तो पहले कौन है? शिक्षण ही इसका प्रयोग अपने पाठ्य वस्तु में आए गए जो प्रयोग हैं या लेबोरेटरी जो प्रैक्टिकल की जो वर्क है उनको वहाँ जाके छात्रों को पहले तो सारी जो लेबोरेटरी के जो व्यवस्थित उपकरण रखे चारों तरफ, ये नहीं इसमें बीच बीच में, चारों तरफ या स्टेप बाय स्टेप से हम बालक को एक एक करके ऐसे सिखाते हैं। तो पहले तो शिक्षक उनको या तो निर्देश देकर व्यक्तिगत रूप से कार्य करवाए या सामूहिक रूप से। पहले तो आपको मौखिक रूप से उस बारे में समझा देते हैं, आपको फला प्रयोग इस प्रकार से करना है, मौखिक रूप से आपको बता देना, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाना। मैंने आपको पहले वो प्रैक्टिकल उसका बताया ना कि मेढक को हम किस प्रकार काट सकते हैं, तो उसके अंदर की सारी बॉडी पता चल जाती है हमें को किस प्रकार करके पार्ट है, दिल कहाँ है, हाथ पैर कहाँ है, पैर कहाँ है, वो सारी स्थिति। तो लैब में उन चीज़ों का वो अंग प्रत्यंग है उनका प्रयोग करके बताया जाता है लेबोरेटरी के द्वारा। इसमें कहाँ किस प्रकार की कमी है या ज़्यादा है, या आपका शुगर बढ़ रहा है तो किस कमी से, या शुगर घटा है तो कैसे, तो सारी चीज़ें क्या हो जाती प्रयोग करती। इसमें उपकरण
व्यवस्थित करते हैं, अर्थात शिक्षक निरीक्षण करते हैं। ये व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक घटनाओं का निरीक्षण करते हैं और प्रेक्षण करते हैं। जो वैज्ञानिक जो घटना है उनका निरीक्षण और प्रेक्षण भी किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षक के द्वारा छात्रों के लिए। आगे इसमें बताया गया कि इसमें सामूहिक प्रेक्षणों के या शिक्षक के सहयोग से वैज्ञानिक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका सामान्यीकरण किया जा सकता है शिक्षक के सहयोग से। बिना शिक्षक के सहयोग से तो कोई कार्य नहीं होता। शिक्षक के सहयोग से वैज्ञानिक घटनाओं का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। किसके सहयोग से? शिक्षक के सहयोग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का या वैज्ञानिक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका सामान्यीकरण किया जाता है। निष्कर्ष निकालना। अब वैज्ञानिक घटना कौन कौन सी हो गई? साइंस के अंतर्गत इतनी सारी वैज्ञानिक घटना हुई है जो हमारे पाठ्य वस्तु में छोटी छोटी विषय वस्तु के रूप में आपको साइंस के पाठों में उसको बताया जाता है। शिक्षक को मौखिक रूप से उन घटनाओं का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, अर्थात आपको समझाया जाता है। व्याख्यान मेथड के अंतर्गत प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हो। व्याख्यान मेथड मैंने बताया सारी विषय वस्तु में चलेगा, किसमें? व्याख्यान मेथड चलेगा। पर प्रयोगशाला विधि है तो व्याख्यान मेथड के द्वारा उसमें प्रयोग करवा के, ये नहीं कि अगर मैं व्याख्यान के द्वारा केवल व्याख्यान दूँ आपको और प्रयोग करके नहीं बताऊँ तो ये मेथड आपका बिल्कुल ही बेकार जाता है। तो शिक्षक का इसमें कर्तव्य होता है कि शिक्षक सहयोग वैज्ञानिक घटनाओं का बालकों के समक्ष क्या करता है? विश्लेषण करके उनका निष्कर्ष निकालता है कि ये जो घटनाएं हुई हैं वो किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभावित होगी या आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से इसके प्रति सचेत रहना है। ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित करती है शिक्षक को बालकों को ज्ञान प्रेषित करना। अगला जो इसमें स्टेप है वो है प्रयोगशाला विधि की विवेचना, विवेचन विधि की समीक्षा। प्रयोगशाला जो विधि है उसकी विवेचना या समीक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए इसमें नंबर 1, इस विधि में प्रत्येक छात्र को उपकरण से संयोजन और उपयोग का अवसर मिलता है। जी हाँ, इस विधि से प्रत्येक छात्र को उपकरण से संयोजन एवं उपकरण से संयोजन और उपयोग का अवसर मिल जाता है और उपयोग का अवसर मिल जाता है। कौन सी विधि से? प्रयोगशाला विधि से। इस विधि से प्रत्येक छात्र को उपकरण से संयोजन, उपकरण से टच में, प्रत्येक बालक जब प्रैक्टिकल कराते तो सारे बालकों से वो प्रैक्टिकल कराए जाते तो बालक उन उपकरण को देख करके छूने से उसका संयोजन अर्थात वो प्रयोग करना सीख जाता है। उसको इसमें सारे बालकों के लिए सही है। प्रयोगशाला विधि है जो सारे बालकों से कराई जाती है, कोई औसत से नीचा है औसत से ऊपर है, सारे बालकों के लिए प्रयोगशाला विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो उपकरण से संयोजन हो जाता है और उसका उपयोग का अवसर मिलता है तो बालक उपयोग करना सीख जाता है, बालक उसके टच में आ जाता है। किसके में? उपकरण के में। शिक्षक के द्वारा उनको ये कार्य कराया जाता है। इससे प्राप्त ज्ञान छात्र के अपने अनुभव का हिस्सा बन जाता है और अपेक्षाकृत स्थायी हो जाता है। जो ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान होता है, इससे उसके अनुभव का हिस्सा बनना और ज्ञान क्या हो जाता है?
स्थायी बालक उपकरणों से प्रयोग करेगा, शिक्षक प्रयोग कराएगा, शिक्षक सिखाएगा आपको इतने इतने ml इसमें ये डालना, इतना ml इसमें ये डालना, तब इसका संयोजन बन जाएगा, तब आपको ये कार्य करना, फिर आपका ये वो आ जाएगा, क्या मूल्यांकन या रिपोर्ट आ जाएगी इसका विश्लेषण। तो शिक्षक पहले तो स्वयं करता है, उन घटना को वैज्ञानिक तथ्यों को प्रयोग के द्वारा सिद्ध करता है, इसमें ये मिलाया, इतना ये मिलाया, इतना ये मिला के ये चीज़ किया, उसका विश्लेषण कर दिया। फिर अब इससे ये निष्कर्ष निकला, अर्थात जो कलर बनाते हैं बहुत सारे कलर को एकत्रित करके, अब इससे ये कलर बनाया, ये निष्कर्ष निकला। तो वो सारी घटनाएं फिर छात्रों को करवाई जाती है, किसके माध्यम से? उपकरणों के माध्यम से। तो फिर छात्र क्या हो जाता है, छात्र का जो अनुभव होता है छात्र स्वयं करता है, पहले शिक्षक के द्वारा करा जाता है, फिर छात्रों के द्वारा किया जाता है, तो उनका अनुभव का ये हिस्सा बन जाता है और छात्र का ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। उपकरणों के संयोजन से छात्र उपयोग करना सीख जाता है और उनका ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। कौन सी विधि के द्वारा? प्रयोगशाला विधि के द्वारा। अगला जो इसमें पॉइंट है वो बताया गया है, अगला जो पॉइंट है वो है, इस विधि से पाठन के लिए एक से अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस विधि से पाठन के लिए एक से अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। कौन सी विधि में? प्रयोगशाला विधि में। जी हाँ, एक से अधिक पाठन के लिए, मतलब पाठन का मतलब क्या होता है? शिक्षक, अध्ययन कराने वाला, पाठन कराने वाला, वो पाठन बोल दिया डायरेक्ट, शिक्षक को पाठन के लिए। इस विधि में पाठन के लिए एक से अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। वो तो होगी, शिक्षक और छात्र का रेशो भी तो देखो, छात्र जब प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं, छात्र को समझाने जा रहे हैं, तो इतने उपकरण तो होने चाहिए जिससे छात्र आसानी से प्रयोग कर सके। तो इसमें एक से अधिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन उपकरणों के लिए जिनमें उपकरण महंगे हो, व्यक्तिगत प्रयोगशाला विधि व्यवहार नहीं है। जी हाँ, ये नहीं होती है कि सारी विद्यालय में महंगे महंगे उपकरण किया जाए। हमारे जो नॉर्मल उपकरण होते हैं उनको तो हम विद्यालय में एक से अधिक करवा सकते हैं, लेकिन क्या सारे उपकरण जो महंगे हैं, बहुत सारे धन खर्च होता है उनसे, और आने के लिए सुलभ भी नहीं है, तो उसके लिए क्या हम उपलब्ध होती है? जी नहीं, उनके लिए उपलब्ध हम नहीं करा सकते। क्या? उपकरण। तो उसके लिए भी व्यवहारिक नहीं बताई गई। क्या? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में एक से अधिक शिक्षक को क्या बताने चाहिए? उपकरण, अर्थात उनको उपकरणों के द्वारा शिक्षक को बालकों के लिए अधिक समझाना। तो ये हर विद्यालय अर्थात गवर्नमेंट विद्यालय में सारे उपकरण नहीं होंगे। जो संपन्न, जो निजी विद्यालय धनाढ़ है, उनके पास जो उपकरण है, उन्हीं विद्यालयों में प्रयोगशाला विधि अधिक प्रेरित मानी गई है। अगला जो इसका पॉइंट है वो है, उन उपकरणों के लिए भी जिनमें सुग्राही उपकरणों की आवश्यकता होती है। इस विधि के प्रयोग करने से उपकरण नष्ट होने या अशुद्ध होने का खतरा बना रहता है। प्राय छात्रों की अपेक्षाकृत छोटे समूह में ही शुद्धता का प्रयोग की योग्यता। जी हाँ, जैसे स्ट्रेंथ छात्रों की अधिक है और उपकरण हमारे कम है, या अब सारे छात्रों की स्ट्रेंथ है, तब उनमें क्या उपकरण नष्ट अर्थात गिरने, बिखरने, टूटने जैसे अनुपात बताया ना मैंने, एक शिक्षक को 70 छात्र, तो उनके लिए इतने सारे उपकरण मंगाना है, इतना करना आम विद्यालय के बस की बात नहीं है। और फिर एक साथ अगर बालकों को हम क्या करवाएंगे? उपकरणों प्रयोग करवाएंगे, उपकरणों के द्वारा उनको शुद्ध करवाएंगे, तो उन उपकरणों का नष्ट होने का अर्थात शुद्ध रिजल्ट आने का अर्थात बिखरने का, टूटने का भी इसमें क्या रहता है? डर रहता है। उनके लिए भी ये
शुद्धता से प्रयोग की योग्यता है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है, एक शिक्षक के लिए उपकरण पर स्वयं काम करने की अपेक्षा 10 उपकरणों पर अप्रशिक्षित छात्रों को निर्देशित करना अधिक काम है। जी हाँ, एक शिक्षक को, ये इसमें पॉइंट है, एक जो शिक्षक है उसको स्वयं काम करने की अपेक्षा, स्वयं काम करने की अपेक्षा एक से अधिक अर्थात 10 जो बालक हैं, एक शिक्षक है जो स्वयं उपकरणों पर क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उनका सिद्ध कर रहा है, उनकी अपेक्षा जो बहुत सारे बालक है, एक से अधिक है, 10 है, 15 है, 20 है, उनको कार्य कराने की अपेक्षा, स्वयं काम करने की अपेक्षा उनको अधिक निर्देशित करना, 10 उपकरणों पर अप्रशिक्षित छात्रों को निर्देशित करना अधिक काम है। स्वयं काम करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बालक को व्याख्यान विधि से, व्याख्यान मेथड के द्वारा बालक को आसानी से समझा सकता है, उस कार्य के बारे में बता सकता है। पर जो 10 या 10 से अधिक जो अप्रशिक्षित जो बालक हैं, जो वो उपकरणों को क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको निर्देशित करना ये अधिक शिक्षक का कार्य होता है, जो एक शिक्षक का कार्य नहीं होता है। 10 बालक हैं, 10 में जो पर उपकरण रखे तो बालक सब सारे अप्रशिक्षित है, एक बालक इधर बुलाए, एक बालक इधर, एक बालक उधर, तो शिक्षक का कर्तव्य तो है कि वो एक के पास जाए, सारी क्रिया समझाए। तो इसमें उनको निर्देशित करना ही शिक्षक का अधिक महत्वपूर्ण काम है। इसमें शिक्षक का उत्तरदायित्व और काम दोनों बढ़ जाते हैं। जब कोई शिक्षक अपेक्षाकृत कम क्रियाशील रहता है तो प्रायोगिक काम का स्तर गिर जाता है। जी हाँ, इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो शिक्षक होते हैं वो आत्मबल अर्थात आत्मविश्वास के अनुकूल होना चाहिए, शिक्षक क्रियाशील होना चाहिए, शिक्षक में आत्मविश्वास होना चाहिए। जो विषय वस्तु को, जिस प्रयोग को वो शिक्षक पहले क्या अभ्यास के द्वारा स्वयं को करना चाहिए, और स्वयं करके जब कक्ष के अंतर्गत या प्रयोगशाला के अंतर्गत बालकों के मध्य में बालक जो वो कार्य पूछे, जो प्रयोग करना सीखे, उसको अधिक काम, अधिक बर्डन शिक्षक के ऊपर पड़ जाता है। तो तुरंत ही शिक्षक ऐसा अनुभवी एवं क्रियाशील होना चाहिए तो बालकों की समस्या जो प्रयोग कर रहे हैं उनके बारे में बालकों को स्पष्ट बता सके। अगली जो प्रयोगशाला विधि है, इस विधि की स्थिति में कैसे अपनाई जाए, इसमें बेस्ट महोदय ने, जो बेस्ट महोदय उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रयोगशाला विधि है उसको हम किस प्रकार से अपनाई जानी चाहिए। जैसे अभी बताया था, जो सामान्य जो विद्यालय है उसमें महंगे महंगे उपकरण नहीं मिल सकते, विद्यालय छात्रों को हम प्रयोग नहीं करा सकते, और हमारे जो शिक्षक हैं हो सकते हैं शिक्षक कम ज्ञान हो या फिर प्रयोग नहीं करके आए हो, बालक उनसे प्रयोगशाला विधि में उन चीज़ों को पूछे तो फिर प्रयोगशाला विधि का भी क्या हो जाएगा, स्तर गिर जाएगा। तो शिक्षक इससे अनभिज्ञ गए तो बालक इसमें कैसे प्रयोग करें। तो बेस्ट महोदय ने कहा है कि इसमें प्रयोगशाला विधि का हम किस दिशा में या किस स्थिति में इसको अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन, संभाषण और प्रयोगशाला विवेचन विधि की सापेक्ष प्रभावकारिता पर लिखते हुए शोध ग्रंथों में उसके आधार पर बताया कि जब किसी वैज्ञानिक घटना की प्रकृति का स्पष्टीकरण करने, जी हाँ, उन्होंने क्या बताया, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन, संभाषण और प्रयोगशाला। इन्होंने कहा है कि संभाषण देना प्रदर्शन के द्वारा और प्रयोगशाला विधि के द्वारा हम अपनी विधि को अर्थात प्रयोगशाला विधि को किस प्रकार से बालकों के समक्ष प्रेषित करें जिससे बालक क्या हो गए, प्रभावित हो, बालक उनका उपयोग करना सीख जाए, या किस दिशा तक प्रयोगशाला विधि अत्यधिक सहायक सिद्ध हो जिससे बालकों का ज्ञान स्थायी हो जाए। तो उन्होंने कहा है जब शिक्षक किसी वैज्ञानिक घटना की प्रकृति का स्पष्टीकरण करने, किसी शिक्षण, इसमें कहा है कि प्रयोगशाला जो विधि है उसमें शिक्षक किसी वैज्ञानिक जो घटना घटित हुई है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए
हम प्रयोगशाला विधि का प्रयोग कर सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से तथ्यों के द्वारा, कौन कौन से आंकड़ों के द्वारा अपनी विज्ञान को आगे पहुंचाया, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें किस प्रकार से हुआ, तो उसके लिए प्रयोगशाला विधि। इसके बाद उन्होंने कहा किसी सिद्धांत व शिक्षण बिंदु, किसी सिद्धांत व शिक्षण बिंदु की व्याख्या करने के उद्देश्य से किया जाए। किसी सिद्धांत हो गया और शिक्षण बिंदु, सिद्धांत और शिक्षण बिंदु, इन दोनों के उद्देश्य उसकी व्याख्या किए जाना चाहिए कि हमारा क्या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, न्यूटन ने किसका सिद्धांत दिया है, बहुत सारे जो हमारे आविष्कार हुए, बल्ब का आविष्कार हुए हैं, पंखा किस प्रकार ये चलता है, लाइट किस प्रकार होती है, ये सारे जो हमारे हैं ये किस प्रकार से इनके आविष्कार हुए, इनके सिद्धांत किस किस ने बनाए, किस प्रकार से हुए, और अपने उद्देश्यों की और शिक्षण जो बिंदु है उनको, उन सिद्धांतों को, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम प्रयोगशाला विधि का प्रयोग आसानी से छात्रों में प्रेषित कर सकते। ये किसने कहा? ये बेस्ट महोदय ने कहा है। वैज्ञानिक तथ्यों को, वैज्ञानिक घटनाओं को संभाषण के माध्यम से हम बालकों में किस प्रकार से संप्रेषित किया जाए। आगे उन्होंने बताया है तो प्रदर्शन व्याख्यान विधि दूसरी विधि से अधिक प्रभावित होती है, लेकिन इसके विपरीत जब तार्किक चिंतन शक्ति विकसित हो, प्रयोग करने का कौशल पैदा करना हो, तो समस्या हल करने की योग्यता विकसित हो, तो प्रयोगशाला विवेचन विधि पहली विधि से अधिक सफल होगी। जी हाँ, चिंतन शक्ति विकसित करनी हो, प्रयोग करने का कौशल करना हो, इसमें तो प्रयोगशाला विधि क्या होगी? नहीं होगी। क्यों? प्रभावकर होगी। प्रदर्शन व्याख्यान विधि, ये तो सारी प्रदर्शन के अनुसार सिद्धांत हम क्या कर देते हैं? प्रेरित कर देते हैं। संभाषण, प्रयोगशाला इसको बता देते हैं, सिद्धांत, शिक्षण प्रयोगशाला विधि के द्वारा। लेकिन प्रयोग करना, सूक्ष्म चिंतन करना, अर्थात कल्पना जगत से बालक को रूबरू कराना, प्रयोग करने का कौशल पैदा करना, समस्या हल करने की योग्यता विकसित करना, प्रयोगशाला विवेचन विधि अधिक प्रभावकारी होगी। प्रयोग सिखाना, सिद्ध करना, निष्कर्ष निकालना, ये विधि अधिक प्रभावशाली कही जाएगी। किसने कहा है? बेस्ट महोदय के द्वारा। उन्होंने आगे कहा एक अन्य शोध के अनुसार दोनों विधियों द्वारा पढ़ाए जाने पर, दोनों विधि कौन सी? प्रदर्शन, संभाषण और प्रयोगशाला विधि। प्रदर्शन के अंतर्गत हम सिद्धांत, सूक्ष्म सिद्धांत, उद्देश्य, जो वैज्ञानिक घटनाएं हुई हैं, तथ्य, उनको हम प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब एक आपको तुलनात्मक अध्ययन बताया किसने? बेस्ट महोदय से। प्रदर्शन जो विधि है उसके द्वारा हम सिद्धांतों को, वैज्ञानिक घटनाओं को, उनका तथ्यों को बालकों के समक्ष क्या कर सकते हैं? विश्लेषण। लेकिन प्रयोगशाला विधि के द्वारा हम प्रयोग, बालक की समस्या को निजात पाने के लिए, अर्थात उसका हल निकालने के लिए, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए हम प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हैं। अन्य शोध के अनुसार दोनों विधियों द्वारा पढ़ाए जाने पर छात्रों की औसत उपलब्धि का स्तर समान पाया। अंतर केवल इतना था कि प्रदर्शन विधि से पढ़ाए जाने वाले छात्रों ने तत्कालिक परीक्षा में प्रयोगशाला विधि से पढ़ाए गए छात्रों ने अधिक अंक पाए। जी हाँ, प्रदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि दोनों में जो अंतर बताया गया था वो था कि प्रदर्शन के द्वारा जो बताए गए चीज़ है, जो छात्रों की जब मूल्यांकन किया गया तो प्रदर्शन विधि के द्वारा पढ़ाए गए छात्रों के अंकों के अतिरिक्त प्रयोगशाला विधि से समझाए गए छात्रों का वैसे तो दोनों में समानता पाई गई, लेकिन प्रयोगशाला विधि से पढ़ाए गए छात्रों ने अधिक अंक पाए। प्रदर्शन विधि के द्वारा वैज्ञानिक घटनाओं, तथ्यों का, सिद्धांतों का, इन सारी चीज़ों को हमने बच्चों को समझा दिया। प्रदर्शन के द्वारा चार्ट, मॉडल, मानचित्र के द्वारा हम बच्चों को समझा चुके हैं। लेकिन जो प्रयोगशाला विधि है, दोनों का जब मूल्यांकन किया गया, जो प्रयोगशाला विधि है मूल्यांकन किया गया, तो प्रदर्शन विधि के से अधिक जो छात्र प्रयोगशाला विधि से पढ़े गए उनका मूल्यांकन अधिक, अर्थात उनके अधिक अंक आए। किसमें? प्रयोगशाला विधि के माध्यम से।
तो प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि, बेस्ट महोदय ने क्या कहा है कि प्रदर्शन और संभाषण, प्रदर्शन और संभाषण दोनों को क्रिएट करते हुए प्रयोगशाला की तुलना करना, किस प्रकार से करना, वैज्ञानिक घटनाओं का विश्लेषण करना, सिद्धांतों को करना, उद्देश्यों को क्लियर करना, वाक्यों को, बालकों को चित्र मानचित्र, इन सारी चीज़ों के द्वारा बालकों को प्रेषित करना, समझाना। दूसरी तरफ विपरीत इसके बालक को प्रयोग के द्वारा हल अर्थात समस्या का समाधान करना। ये दोनों में समानता तो दोनों में पाई जाती है, वही चीज़ होती है। अगर दोनों का हम मूल्यांकन करें तो किसके अंक ज़्यादा आएंगे और किसके अंक कम आएंगे, और दोनों को उसी हिसाब से मूल्यांकन किया जाए कि उधर प्रयोगशाला के माध्यम से समझाए उन बालकों को, उनको प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा। तो प्रयोगशाला वाले जो बालक हैं उनके अधिक अंक आकर, न कि प्रयोग प्रदर्शन विधि के द्वारा उन बालकों के कम अंक आना और इन बालकों के अधिक अंक आना। तो सफल विधि कौन सी कही गई है? प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या किया गया? इसमें बालकों का क्या किया गया? आईक्यू लेवल बताया गया है। कौन से बालक प्रयोग करने के लिए अधिक स्पष्ट और जुझारू हुए हैं, उनको कितना ज्ञान हुआ, कितना वो इस चीज़ को समझ पाए हैं। तो इसमें भी कौन से स्तर के बालक होंगे? प्राथमिक स्तर के बालक तो होंगे ही नहीं, उच्च प्राथमिक के भी नहीं होंगे। इसमें माध्यमिक स्तर से ऊपर या माध्यमिक स्तर के बालक प्रयोग करने के लिए उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए प्रयोगशाला विधि बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। आज हमने आपको लेबोरेटरी विधि अर्थात प्रयोगशाला विधि के बारे में बताया। आशा करती हूँ प्रयोगशाला विधि आपको समझ में आई होगी। प्रयोगशाला विधि को हम प्रयोग के माध्यम से बालक को आसानी से समझा सकते हैं। अपनी विषय वस्तु में जो भी टॉपिक है उसके माध्यम से हम बालक को आसानी से समझा सकते हैं प्रयोग के द्वारा। प्रदर्शन के द्वारा हम बालक पर, इसमें बालक क्या स्वयं जब कार्य करेगा, स्वयं जब क्रियाशील होगा तो बालक के अनुभव बन जाएगा। अनुभव के द्वारा बालक स्वयं उसको कार्य करने का सीख जाएगा। तो बालक के हिस्से में अर्थात प्रयोगशाला विधि बालक के ज्ञान के मस्तिष्क में क्या आ जाएगा? स्थायी हो जाएगा, और वो स्थायी ज्ञान कभी भूला नहीं जाता है। तो प्रयोगशाला, आशा करती हूँ आपको प्रयोगशाला विधि समझ में आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।